नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ साक्षी जादौन। खबरों में आज सबसे पहले बात होगी हरियाणा कैबिनेट बैठक की, जिसमें 10 एजेंडों पर चर्चा है। खबरों में दिखाएंगे कि किसान आंदोलन के दौरान बंद हाईवे को प्रशासन ने बहाल करना शुरू कर दिया है। आगे बताएंगे कि कैसे एक परिवार को कुत्ते को रोटी डालना भारी पड़ गया, तो वहीं दिखाएंगे कि हिमाचल सरकार को कैसे बड़ा झटका लगा है। और आखिर में बात होगी पहाड़ों की, जहां बर्फबारी के बाद लोगों का जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो चुका है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 बजे की 5 बड़ी खबरें हैं, जिनमें अगले आधे घंटे विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहली खबर के साथ, जो कि चंडीगढ़ से है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कैबिनेट में 10 एजेंडों पर चर्चा बताई जा रही है। जमीन से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको हरी झंडी दे सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो ताजा अपडेट ये कि बैठक फिलहाल चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग है और इस मीटिंग को लेकर पहले से ही अपडेट था कि 10 एजेंडे इसमें मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे और खास तौर से जमीन से जुड़े हुए कई प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगाई जा सकती है। तो मुख्यमंत्री कई मुद्दों को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि काफी देर से बैठक ये चल रही है। इस खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे। राज, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है आपको? हरियाणा कैबिनेट की बैठक दोपहर लगभग 3 बजे से चल रही है और अब शाम के 5 बज चुके हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद है इस बैठक में। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी। बहरहाल ये बैठक पिछले तकरीबन 2 घंटों से चल रही है और बता दें कि खुद ब्रीफिंग सीएम मनोहर लाल करेंगे जब बैठक खत्म होगी और उस दौरान बताया जाएगा कि कौन से एजेंडे टेबल किए गए और कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे एजेंडे हैं जिन पर आचार संहिता से पहले की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 14, 15 या 16 तारीख में लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है और अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद आचार संहिता लगेगी, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक करना और किसी भी चीज़ को मंजूरी देना ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा। ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट को सपोर्ट करना हो या फिर कुछ ऐसी ज़मीनें जिन्हें लीज पर देना हो दूसरे स्टेट्स को भी, ये तमाम मसले हैं जिन्हें रखा जाएगा। साथ ही साथ 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जिन पर ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक है, वो ये कि ग्रामीण अंचल की बात हो या फिर कृषि करने वाले किसानों की, इन दोनों से जुड़ी हुई चीज़ें लगातार सुर्खियों में और चर्चा में रहती है। और ऐसे में इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ों को भी मंजूरी निश्चित तौर पर मिलेगी जिसका असर 7 मार्च को जो वर्चुअली सीएम मनोहर लाल जुड़ेंगे पूरे प्रदेश को, कई सौगातें देंगे और तकरीबन 2700 करोड़ की सौगातों की उस दिन जो है वो ऐलान किया जाएगा और प्रदेशवासियों को वो सौगातें दी जाएगी। तो उससे भी जोड़कर इसे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी यहाँ पर रहने वाली है कि बीते दिनों हमने देखा था कि ओलावृष्टि भी हुई थी। उस ओलावृष्टि में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। उससे जुड़े मसलों पर भी यहाँ पर मोहर लग सकती है और साथ ही साथ कुछ ऐसे एजेंडे भी टेबल किए जा सकते हैं जो भले ही एजेंडा लिस्ट में ना हो, लेकिन जिन पर चर्चा हो और चर्चा होते होते उन्हें भी मंजूरी मिल जाए। तो कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। तकरीबन पिछले 2 घंटे से ये बैठक जारी है और जल्द ही जब ये बैठक खत्म होगी तो वो अपडेट भी अपने दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और सीएम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम बातों का जिक्र दर्शकों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ करेंगे। जी
बिल्कुल राज, क्योंकि आचार संहिता लगनी है और उससे पहले सरकार की कोशिश है कि जितने भी उद्घाटन या फिर शिलान्यास के कार्यक्रम है या फिर कोई भी बड़े ऐलान है किसी भी क्षेत्र को लेकर हरियाणा के, वो जितना जल्दी हो सके वो हो जाए। ऐसे में क्योंकि आचार संहिता से पहले आपने बताया कि ये आखिरी कैबिनेट की मीटिंग है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी इसलिए क्या सरकार, क्योंकि जो जानकारी आई हमारे पास उसके हिसाब से इस बैठक में जमीन से जुड़े हुए तो तमाम प्रस्ताव है उन पर मुहर लग सकती है, तो क्या इसलिए सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण हिस्सा है हरियाणा का, उसको कवर कर रही है इस कैबिनेट की मीटिंग में आचार संहिता से पहले? तो राज के पास लौटेंगे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है जो कि लगातार हम बता रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। राज ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं। राज, देखिए जिस तरीके से आचार संहिता लगनी है, लेकिन उससे पहले सरकार की कोशिश है कि जितने भी उद्घाटन के कार्यक्रम हो या फिर शिलान्यास के कार्यक्रम हो या फिर जो भी बड़े ऐलान करने हो प्रदेश के हित में मुख्यमंत्री को, वो हो जाएं। और क्या इसी कड़ी में हम ये सोचे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में खास तौर से ग्रामीण हिस्से पर फोकस कर रहे हैं हरियाणा के, और इसलिए जमीन से जुड़े हुए तमाम जो प्रस्ताव है उन पर आज मुहर लगाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कैबिनेट बैठक है। 7 तारीख को सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे और वर्चुअली जुड़ने के बाद करोड़ों की सौगातें वो प्रदेशवासियों को देंगे, तकरीबन 2700 करोड़ का ये आंकड़ा। उसके साथ साथ 11 तारीख को गुरुग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 तारीख को कैबिनेट होती है, 7 तारीख को वर्चुअली सीएम खुद जुड़ते हैं और पूरे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों को सौगातें दी जाती है और 11 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुँच कई घोषणाओं का ऐलान करेंगे। तो ये तमाम फहरिस्त ये बताने के लिए काफ़ी है कि आचार संहिता ऑन द डोर है और लगातार दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जिस कारण पहले ही तमाम चीज़ों को निपटाने की एक कोशिश हर प्रदेश की रहती है। कुछ ऐसी कोशिश हम हिमाचल में देख चुके हैं। एक कैबिनेट की बैठक अभी कल हुई और एक और कैबिनेट की बैठक आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन में दोबारा होने वाली है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर प्रदेश, हर राज्य ये चाहता है कि आचार संहिता लगने से पहले वो कुछ उन चीज़ों को लॉक कर ले जिनको निपटाना या जिनके काम करना बेहद ज़रूरी है। और उसी के मद्देनज़र ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट की बैठक में उन तमाम चीज़ों को मंजूरी मिल जाए जो लंबे समय से लाइन में है या फिर आपके प्लान ऑफ थिंग्स में है। और उसी प्लान ऑफ थिंग्स के तहत यहाँ पर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर नज़रें निगाहें रहने वाली है। टर्म लोन की बात की जाए जो पीएनबी से लेने पर विचार हो रहा है 500 करोड़ का, उसे लेकर यहाँ पर मुहर लग सकती है। बात हिसार की जाए, बात नूह की जाए, इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं नज़र है। और ख़ास तौर पर अगर आप नूह की बात करेंगे तो वहाँ पर नई दिल्ली को 1000 गायों के संरक्षण के लिए जो ज़मीन है, कई एकड़ ज़मीन, वो पट्टे पर दी जाएगी। आप उसे एक तरह की लीज़ भी कह सकते हैं कि 20 साल की लीज़ पर दी जाएगी। तो ये तमाम पहलू है और ज़मीनों से जुड़े, जानवरों से जुड़े, किसानों से जुड़े और आम आदमी से जुड़े कई ऐसे मसले हैं जो कैबिनेट की इस बैठक में आखिरी मोहर लग के मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेंगे। जी ठीक है। साथ ही राज, एक आखिरी सवाल आपसे, जो एक और बैठक होनी है शाम को 7 बजे, वो किस संबंध में है, जरा बताइए। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए राज इस खबर के बारे में। तो फिलहाल कैबिनेट की जो बैठक है वो चल रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में। आगे बढ़ेंगे बात अब दूसरी बड़ी खबर की, जहां 23 दिन बाद बहाल हुआ है अंबाला कैथल हाईवे। जी हां, 152D हाईवे को भी साथ ही साथ बहाल किया गया है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को भी बहाल किया गया है। सिंगल लाइन को दोनों ही तरफ से खोला गया है। किसान आंदोलन के चलते दरअसल जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे और इन रास्तों पर सीमेंटेड बैरिकेड्स बाकायदा लगाए थे प्रशासन ने। और वहीं 152D खुलने से जनता ने राहत की सांस ली है। खास तौर से वो लोग जो रोजमर्रा के जीवन में इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनके लिए निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत है। तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं जहां बुलडोजर की सहायता ली गई है सीमेंटेड बैरिकेड्स को हटाने में, तोड़ने में। तो 23 दिन हो चुके हैं और 23 दिन बाद जाकर अंबाला कैथल हाईवे को बहाल किया गया। दोबारा से 152D हाईवे को भी बहाल किया गया है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को भी बहाल किया गया है।
सिंगल लाइन को दोनों ही तरफ से अब खोला गया है। किसान आंदोलन इसकी पीछे की वजह था क्योंकि आंदोलन के चलते ही रास्तों को बंद किया गया था, ब्लॉक किया गया था। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी नरेश सैनी जुड़ चुके हैं सीधे अंबाला से लाइव, उन्हीं का रुख करेंगे। नरेश, निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो कि रोजमर्रा के जीवन में इन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे होंगे आने जाने में। 23 दिन बाद अंबाला कैथल हाईवे बहाल हुआ, 152D हाईवे भी बहाल हो चुका है और अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को भी बहाल कर दिया गया है। क्या है जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि 13 तारीख की जो काल की थी जो किसानों ने दिल्ली कूच करने की, उसको लेकर 11 तारीख से ही जो है सभी जो पंजाब से लगते हाईवे हैं उनको बंद कर दिया गया था और सीमेंटेड बैरिकेड लगाकर उनको पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच न कर पाएं। लगभग 23 दिन का समय हो गया है और कहीं ना कहीं इसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जो चंडीगढ़ अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता है उसको शाम को ही खोलना शुरू कर दिया गया था और आज उसको सिंगल लाइन उसकी बहाल कर दी गई थी, जिसके चलते जो लोगों को परेशानी आ रही थी उसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की जो सांस जो लोगों ने ली है, क्योंकि लोगों को बरवाला, रामगढ़ और पंचकुले से होकर जाना पड़ता था और इसके चलते जाम की स्थिति का भी जो है लोगों को सामना करना पड़ता था। कहीं ना कहीं जो मैक्स सिटी के लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जो वहां से आने जाने के लिए जो जंगल का रास्ता था उससे जाना पड़ता था। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि इसको कहीं ना कहीं, हालांकि पूरा रोड ना खोला जाए, कम से कम थोड़ा रोड जरूर खोला जाए ताकि लोगों को राहत मिले। जो स्थानीय लोगों की डिमांड के चलते प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए कल शाम को ही इसके खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी और आज सुबह उसको बहाल कर दिया गया था। इसके चलते ही जो अंबाला से कैथल जाने वाला 152D हाईवे है उसको भी आज खोला जा रहा है और इसके चलते जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और सीमेंटेड जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको खोला जा रहा है और उसको आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से चालू कर दिया गया है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी आ रही थी उसको आज राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि लोगों को रास्ता बंद होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि ये अंबाला से बाईपास होता हुआ कैथल की तरफ जाता है, क्योंकि अंबाला से जो बीच में से रास्ता जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें जाम लगता था। इसी के चलते सरकार ने इसको बाईपास बनाया था, जिसके चलते लोगों को काफी राहत मिली थी और ये राहत तब लोगों के लिए मुसीबत बन गई जब किसान आंदोलन के चलते इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। आज एक बार फिर इस रास्ते को शुरू कर दिया गया है और कह सकते हैं कि अब जो लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली है और जो परेशानियां उनको आ रही थी कहीं ना कहीं उनसे अब उनको निजात मिल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया नरेश विस्तार से बताने के लिए, हमको इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को बहाल किया गया है और 23 दिन बाद जाकर इन रास्तों को बहाल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात अब तीसरी बड़ी खबर की जो कि फरीदाबाद से है। दरअसल फरीदाबाद में 2 परिवारों में झगड़ा देखने को मिला। जानकारी है कि पूरा विवाद कुत्ते को रोटी डालने पर शुरू हुआ था। परिवार ने पड़ोसी पर जमकर लाठी डंडे भी बरसा दिए, लाठी डंडों से हमला कर बुरी तरीके से घायल भी कर दिया और ये जो पूरा विवाद है वो पास में ही लगे कैमरे में भी कैद हो चुका है। तो पुलिस ने कुत्ते को रोटी डालने वाले परिवार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तो बड़ी खबर है ये फरीदाबाद से, जहां 2 परिवारों में झगड़ा होता है और ये जो झगड़ा है वो कुत्ते को रोटी डालने से शुरू होता है, जिसका फुटेज भी सामने आ चुका है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे 2 परिवार आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर लाठी डंडे बरसाते हैं और इस विवाद में कई लोग जो है वो घायल भी हुए। तस्वीरें देखिए, ये 2 परिवारों की महिलाएं हैं और कैसे लाठी डंडे इनके हाथों में है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे लगभग 5 से 6 जो लोग हैं वो शामिल हैं और जो सफेद गाड़ी खड़ी हुई है उसके पास में कुत्ता भी है सफेद रंग का, जिसको संभवतः रोटी डाली गई होगी और उसी रोटी को डालने को लेकर जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ था। और ये पूरी जो घटना है वो वहां लगे हुए कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, वो भी पुलिस ने कुत्ते को रोटी डालने वाले परिवार पर मुकदमा दर्ज किया जिसकी गलती बताई जा रही थी।
इस खबर को और समझेंगे, जानकारी हासिल करेंगे हमारे सहयोगी दीपक गौतम से। दीपक, ये पूरा मामला क्या है? कुत्ते को रोटी डालने पर विवाद क्यों शुरू हुआ, क्या वजह थी और ताजा अपडेट क्या है? देखिए साक्षी, ये जो विवाद है ना, ये विवाद आपको तमाम मोहल्लों में देखने को मिलेगा। चूंकि आजकल आमतौर पर देखने को ये मिलता है कि लोग शाम के समय अपने घरों से निकलते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं और वहां पर जाकर कुत्तों को रोटी डाल देते हैं। और ये आपके आसपास के तमाम इलाकों में आपने को देखने को मिलेगा। पहले मैं इस मामले की बात करता हूँ, फिर आपको इसका विस्तृत पहलू समझाता हूँ कि दरअसल पूरी स्थिति है क्या। पूरा मामला ये है कि मलिंद्रा रोड है। मलिंद्रा रोड पर एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है, जिसके बाद वो कुतिया पड़ोस के मकान, पड़ोस में एक खाली प्लॉट है, वहां पर रह रही है। एक परिवार है जो रोज जाता है वहां पर, उनको रोटी डाल के आता है, उनको दूध डाल के आता है। अब स्थिति क्या है कि वो कुतिया, चूंकि बच्चे उसके हुए हैं, तो कुतिया चिड़चिड़ी हो गई है और चिड़चिड़ी होने की वजह से लगातार वहां के आसपास से जो भी निकलता है उसके ऊपर भौंकती है, उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। और इसकी वजह से मोहल्ले के तमाम लोग परेशान हैं कि कुत्ता लगातार उनके पीछे भाग रहे हैं। सड़क पर बच्चे निकल रहे हैं तो बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। तो एक व्यक्ति हैं जो पड़ोस में ही रहने वाले हैं, उन्होंने कुत्ते में डंडा मारा और जो रोटी डालने वाले शख्स हैं वो उनके पास पहुंचे कि आपने क्यों मारा। विवाद बढ़ा और विवाद इस तरह बढ़ा कि दमकर दोनों के बीच में मारपीट हो गई। फिलहाल की स्थिति ये कि कुत्ते डालने वाले पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जल्दी ही गिरफ्तारी की बात हो रही है। अब आप इसका पहलू समझिए, दरअसल हो क्या रहा है कि ये एक आम समस्या बन गई है। और आम समस्या कैसे है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक ऐसे ही मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। और वो जवाब ये मांगा है कि जो लोग इस तरीके से खुले में लोगों को रोटियां डालते हैं और उसके बाद कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। चूंकि दिल्ली में एक मामला सामने आया था कि 3 साल की एक बच्ची के पीछे आवारा गली के कुत्ते पड़ गए और उन कुत्तों ने बुरी तरह से उस 3 साल की बच्ची को काट लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने नोटिस जारी किया सरकार को लेकर, नगर निगम को लेकर, और उनसे साफ तौर पर पूछा गया कि इस तरीके के जो लोग हैं जो कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके से कुत्तों को रोटियां डालते हैं और उसके बाद कुत्ते आवारा होकर लोगों के पीछे भागकर उनको काटने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये विवाद केवल यहाँ तक नहीं है, केवल बल्लभगढ़ का नहीं है, ये विवाद दिल्ली में भी चल रहा है। तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेंगे, तमाम नोएडा की सोसाइटियों में आपको देखने को मिलेंगे कि लोग कुत्तों को पालते जरूर हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये दूसरों पर हमला न कर दें, इसके लिए जिम्मेदारी उनको तय करनी होती है। और तमाम जगह पर यह दिक्कत सामने आती है। यही दिक्कत बल्लभगढ़ में ज्यादा बढ़ गई जब एक व्यक्ति के पीछे वो पड़ गई और उनको काटने की कोशिश की। बच्चों के पीछे लगातार वो कुतिया जो है लगातार जा रही थी, उनको काटने की कोशिश कर रही थी और इसका विरोध हुआ और विरोध के बाद अगला सवाल आपसे है, भले ही ये जो पूरा विवाद है वो 2 परिवारों से शुरू हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 2 परिवारों तक ही सीमित होगा। इस मोहल्ले में जो और भी लोग रहते हैं उनका क्या कहना है? देखिए, मोहल्ले के तमाम लोग इस बात से परेशान थे और वो इसी बात से परेशान थे कि दरअसल जो प्लॉट है उस प्लॉट में उस कुतिया को रोटी दी जा रही थी। ये तो एक मानवीय पहलू है कि आप जानवर के पास जाते हैं, जानवर को रोटी देते हैं, उसको खाने के लिए कुछ देते हैं, ये तो एक मानवीय पहलू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब उसके पास से कुछ बच्चे निकलते हैं, उसके पास से कुछ पैदल यात्री निकलते हैं, उसके पास से बुजुर्ग निकलते हैं, तो वो कुत्ते जो है, जो गली के आवारा कुत्ते हैं, वो उन महिलाओं के पीछे भागते हैं, छोटे बच्चों के पीछे भागते हैं, जिसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप मानवीयता निभाइए, आप कुत्तों को रोटी डालिए, आप जानवरों को रोटी डालिए, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। ये मानवीयता का काम है जो सबको करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि ये लोग, ये जो आवारा जानवर हैं, ये आवारा जानवर किसी पर हमला ना कर दें। ये आवारा जानवर किसी की ऐसी स्थिति ना बना दे कि बच्चों को निकलने में, उस इलाके से निकलने में डर लगे। लोग बता रहे हैं, जिस इलाके की बात है, मलिंद्रा रोड जिसकी बात हम कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जब आसपास के बच्चे जब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो बच्चों के पीछे वो कुतिया भागती है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो निकलते हैं, बाइक सवार निकलते हैं तो उनके पीछे लंबी दौड़ लगाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं होने से बची है और इसी बात का विरोध जो है ये पीड़ित परिवार कर रहा था। और जब विरोध हुआ तब मारपीट की स्थिति हुई और तब एफआईआर की स्थिति हुई। लेकिन ये जो सवाल है ये काफी बड़ा है। जैसे अभी मैं लाइव दे रहा हूं तो आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे कि आसपास के इलाके में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज आपको आ रही होगी और ये एक बड़ी समस्या है जिस पर निदान करने की बहुत बड़ी जरूरत समस्या है। और इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि कोई ठोस कदम वो उठाया जाए। जो मामला जिस मोहल्ले का है, क्या इस मामले के बारे में जो रेस्क्यू टीमें होती हैं, जो खास तौर से पशु बचाव दल होते हैं, जो एनजीओज भी होते हैं, क्या उन तक ये मामला पहुंचा है, उनके संज्ञान में है? और क्या ऐसे खास तौर से कुत्तों को उठाकर ये टीमें लेकर जाएंगी अब, क्योंकि मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है?
देखिए, इस तरह की बातें बहुत होती हैं। मैंने कहा ना, ये मामला बड़ा है और आपने भी बिल्कुल कहा ये मामला बड़ा है, और बड़ा इस लिहाज से है कि ये एक ऐसी पॉलिसी का मैटर है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या बनाई कि अगर आप पालतू कुत्ते रखते हैं तो पालतू कुत्तों का आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप बाकायदा तय कीजिए कि अगर सड़क पर वो कुत्ते निकलेंगे तो सड़क पर कुत्ते निकलते समय उनके मुंह पर आपको बाकायदा मास्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो किसी को काट ना ले। तमाम तरीके की गाइडलाइन उसमें बताई गई है। लेकिन हो क्या रहा है, नियम बन गया, कायदा पे बता दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन कितने % लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? ये बात तो हम कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग पालतू कुत्ते पालते हैं, लेकिन समस्या कहीं और है। पालतू कुत्ते लेकर भी आप देखेंगे, जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि पालतू कुत्तों को लेकर भी जो लोग निकलते हैं वो तमाम लोग बड़े जिन्हें कहते हैं खतरनाक कुत्तों को लेकर निकलते हैं, और वो खतरनाक कुत्ते को देखकर आपको भी डर लगता है, वो आपके ऊपर भी कभी भी सवार हो सकते हैं। बिल्कुल ये डर दीपक, और रहता है। इसलिए जरूरी कई है बार कि हमने मामले में जो सख्त कदम है वो उठाए जाने चाहिए। शुक्रिया फिलहाल आपका इस मामले के बारे में विस्तार से हमको जानकारी और अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं हिमाचल के 6 बागी नेता। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है। अयोग्य करार दिए गए फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। विधानसभा के फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं ये 6 बागी विधायक। तो बड़ी अपडेट है दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं हिमाचल के 6 बागी नेता। कांग्रेसी विधायक ये थे। सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने जो एक फैसला दिया था, इनको अयोग्य करार दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अयोग्य करार दिए गए फैसले के खिलाफ इन्होंने याचिका दाखिल कर ली है। विधानसभा के फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं ये बागी नेता। और अब बात पहाड़ों की। लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी है। घाटी में 3 से 4 फुट तक बर्फ भी जमा हो गई है, जिससे आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए भारी परेशानी भी खड़ी हो चुकी है। इसी पर हमारी एक विस्तार से रिपोर्ट भी देखिए। ये तस्वीरें काफी खूबसूरत हैं। ये तस्वीरें काफी मनमोहक भी हैं। हिमाचल प्रदेश में जब बर्फबारी होती है तो पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दूर दराज से लोग प्रदेश की खूबसूरती का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि मन को मोह लेने वाली ऐसी तस्वीरें कहीं और देखने को नहीं मिलती। लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है। इतनी बर्फबारी शायद पर्यटकों के लिए अच्छी साबित हो, लेकिन स्थानीय लोग उतने ही परेशान नजर आ रहे हैं। लाहौल घाटी में बर्फबारी से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई फुट तक बर्फ जमा हो गई है। वहीं एक भाई ने अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने के लिए 3 से 4 फुट बर्फ को लांघते हुए परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। ये रास्ता लाहौल उपमंडल के अंतर्गत आने वाले केलांग से 20 किलोमीटर दूर खंगसर गांव से परीक्षा केंद्र गोंधला तक जाता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन और लोनीवी ने संपर्क सड़क मार्ग खोलने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक जिला मुख्यालय समेत घाटी के सभी इलाकों में बिजली आपूर्ति 72 घंटे से बंद है। बिजली विभाग की माने तो मनाली सप्लाई और थिरोट सप्लाई में दिक्कत आने के कारण बिजली को रिस्टोर करने में काफी परेशानी हो रही है। इस भारी बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखा है। ऐसे में कब तक आम जिंदगी पटरी पर आती है, ये देखने वाली बात होगी, और ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा जब मौसम का रुख वादियों के साथ तब्दील होगा। लाहौल स्पीति से सूर्य समाचार के लिए प्रेमलाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहे सूर्य समाचार।